बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सबा इशफाक। मैं यहाँ LHV सेकेंड ईयर की लेक्चरर हूँ। नो आई विल ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी जो है, इसमें इनफर्टिलिटी को वैसे का मीनिंग क्या है? जो इनफर्टिलिटी ये है बांझपन, ठीक है। इनफर्टिलिटी जो इनफर्टिलिटी मीन्स आइदर अ वुमन इज़ इनएबल टू कंसीव and bear living child और मैन इन एबिलिटी, मैन के अंदर भी इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वुमेन जो है वुमेन टू इम्प्रेग्नेट। इसमें दो टाइप्स हैं हमारे पास इनफर्टिलिटी की। सबसे पहले प्राइमरी इनफर्टिलिटी, इसके बाद है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी है क्या? जो कपल है वो उन्होंने 12 मंथ डिस्पाइट अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स एट 12 मंथ, ठीक है, ये करने के बावजूद उन्हें प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो ये हमारे पास कौन सी टाइप में आएगा? प्राइमरी इनफर्टिलिटी। अ कपल हु हैव नेवर कंसीव्ड डिस्पाइट अनप्रोटेक्टेड सेक्स एट 12 मंथ, ठीक है। 12 मंथ तक अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बावजूद जो कपल है वो कंसीव नहीं कर सके, ठीक है, जो वुमेन है वो कंसीव नहीं कर सकी, तो ये हमारे पास किस में आएगा? प्राइमरी इनफर्टिलिटी में। और जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है ये टाइप 2 है इनफर्टिलिटी की। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के अंदर यानी कि कपल इन्हें कुछ टाइम पहले कंसीव किया था, ठीक है, द कपल हैव प्रीवियसली कंसीव्ड बट इज सब्सिक्वेंटली अनएबल टू कंसीव, ठीक है। प्रीवियसली उन्होंने कंसीव किया है, ठीक है, लेकिन अब कंसीव नहीं कर रहे। विद इन 12 मंथ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, वो कुछ टाइम पहले उन्होंने कंसीव किया है प्रीवियसली, लेकिन अब रिसेंटली जो है वो 12 मंथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बावजूद भी कंसीव नहीं कर पा रही, ठीक है। एक ये सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में ये टाइप्स आ जाती है। उसके बाद देखें एक और भी है कि वुमेन इज़ एबल टू कंसीव। जो वुमेन है वो इस काबिल है कि वो कंसीव कर सकती है बट अनएबल टू प्रोड्यूस लिविंग चाइल्ड, लेकिन वो इस काबिल नहीं है कि वो एक बच्चे को यानी कि जिंदा बच्चे को जन्म दे। वो जस्ट कंसीव कर सकती है लेकिन उसे बेयर करने की एबिलिटी नहीं है, तो ये भी किस टाइप में आएगा? सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में। दो टाइप्स होगी इसकी, एक प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोगों ने इसके क्या इन्वेस्टिगेशन क्या करनी है, इनके टेस्ट क्या करवाने हैं मेल के अंदर और फीमेल में, कि इनकी क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। इनकी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करवाई जाती है डायग्नोज। इसमें क्या होता है? फॉर मेल के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं, और उसमें क्या है फॉर फीमेल के लिए कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं। देखिए सबसे पहले फॉर मेल के लिए जो टेस्ट होता है वो होता है सीमन एनालिसिस टेस्ट, ठीक है। मेल के लिए दो टेस्ट होते हैं मेल के लिए। उसमें पहला कौन सा है? एक सीमन एनालिसिस टेस्ट, ठीक है, ऑल्सो नोन एज अ सीमन काउंट और मेड, ठीक है। इसमें जो है जो मेल का टेस्ट है सीमन एनालिसिस, इसमें सीमन जो उसे काउंट किया जाता है और मेल इनफर्टिलिटी इट रिजल्ट शो हाउ मैनी स्पर्म्स आर रिलीज्ड एज वेल एज हाउ दे शेप्ड एंड वेल ऑफ मूवमेंट, ठीक है। इसमें जो है स्पर्म्स की मोटेलिटी, उसकी कंपोजिशन, उसकी मूवमेंट, ठीक है, उसके हिसाब से चेक किया जाता है इसको। और इसमें के अंदर जो दूसरा टेस्ट होता है वो होता है वेजोग्राम टेस्ट। मेल के अंदर जो वेजोग्राम है यह है इट इज़ एन एक्सरे ऑफ वास्ट डिफरेंस दैट हेल्प डिटरमाइन इफ एनी ब्लॉकेज देयर। देखिए अगर इन ट्यूब्स के अंदर वास्ट डिफरेंस के अंदर किसी भी किस्म की कोई ब्लॉकेज है तो उसको टेस्ट किया जाता है। ये जो टेस्ट है ये एक्सरे है। वेजोग्राम इज एक्सरे दैट वाज डिफरेंस एंड परफॉर्म्ड इन थिएटर अंडर जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है। ये थिएटर में परफॉर्म किया जाता है और जनरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत होती है, ठीक है। जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है इस टेस्ट के अंदर। जो सीमन एनालिसिस है मेल के अंदर, ठीक है, ये सीमन एनालिसिस द लैब टेस्ट दैट परफॉर्म अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो ये जो सीमन होता है इसको माइक्रोस्कोप के
करते हैं। उसके अलावा इसमें स्पर्म काउंट, ठीक है, स्पर्म्स की एक्टिविटी, वही मोर्टेलिटी एंड स्पर्म शेप, मॉर्फोलॉजी, ये स्टडी किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें फॉर फीमेल के लिए, मेल के लिए हमने 2 टेस्ट पढ़े हैं, सीमन एनालिसिस टेस्ट और वेजोग्राम। इस तरह फॉर फीमेल के लिए कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करवाई जाती हैं, फीमेल के इनफर्टिलिटी जो है उसको कैसे जज किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले देखें ओवुलेशन टेस्ट सच एज अ बेसल बॉडी टेम्परेचर टू डिटेक्ट ओवुलेशंस। ओवुलेशंस के डेज में बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा राइज हो जाता है, ठीक है, तो बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से हम जो ओवुलेशन डेज होते हैं उनको डिटेक्ट करते हैं कि उनकी ओवुलेशन कैसे हो रही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हिस्टो पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशंस ऑफ द एंडोमेट्रियम, ठीक है, इसकी किसी भी किस्म का कोई डिफेक्ट आ रहा है इसके टिश्यूज़ में, इसके दूसरी उसमें और किस पार्ट में ऐसा कोई डिफेक्ट आ रहा है तो इसकी पैथोलॉजी को डिटेक्ट करते हैं, सच एज अ ट्यूबरक्लोसिस, अगर पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है उसमें एंड्रोमेट्रियोसिस ऑफ कैंसर, ठीक है, एंड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज टू प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, इसमें एंड्रोमेट्रोसिस और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन का, ठीक है, उसको भी हम लोग करेंगे। उसके बाद देखें डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज के ज़रिए हम एग्जामिन करते हैं एंडोमेट्रियल चेंजेस, ठीक है, जो अगर इसकी एंडोमेट्रियम के अंदर कुछ चेंजेस आ रही हैं तो उसको एग्जामिन करना है डीएनसी के ज़रिए, डायलिटेशन क्यूरेटाज के प्रोसेस के ज़रिए, कि अगर इसकी जो एंडोमेट्रियम है उसकी लाइनिंग में अगर चेंजिंग है, वो कंसीव नहीं कर पा रही या कंसीव करने के बाद जो है वो इम्प्लांटेशन सही से नहीं हो रही, ठीक है, उसको एग्जामिन करने के लिए। उसके बाद एक टेस्ट होता है ट्यूबल पेटेंसी, ठीक है, ये व्हेन वुमेन फ्लोपियन ट्यूब्स आर नॉट ब्लॉक, ठीक है, डन बाय एक्सरे टेस्ट कॉल्ड हिस्टोसेल्पिंजोग्राफी, ठीक है, इसमें हिस्टो जो है वो यूट्रस, ठीक है, उसके बाद सेल्पिंजो फ्लोपियन ट्यूब्स ग्राफी, यही जो एक्सरे वगैरह किया जाता है इसमें हिस्टोसेल्पिंजोग्राफी टेस्ट किया जाता है फॉर दी शेप, उनकी शेप देखने के लिए ऑफ यूट्राइन केविटी जो होती है उसकी शेप को देखने के लिए। उसके बाद है एंड ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट, ठीक है, इसमें कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, हिस्टोसेल्पिंजोग्राफी टेस्ट। उसके बाद देखें अल्ट्रासाउंड के जरिए फॉर द के भी देखा जाता है कि किसी भी किस्म की इसके अंदर कोई ओवर ग्रोथ तो नहीं हो रही, ठीक है, अल्ट्रासाउंड फॉर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यू ग्रोथ के न्यू सेल प्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। उसके बाद फेब्रॉइड सिस्ट ये सब देखने के लिए इसका अल्ट्रासाउंड परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद देखिए लेप्रोस्कोपी ऑफ वेरियस गायनोकोलॉजिकल इश्यूज या कंडीशंस काज इनफर्टिलिटी, ठीक है, लेप्रोस्कोपी अगर उसकी हुई है किसी भी और गायनोकोलॉजिकल इश्यूज की वजह से तो उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है फीमेल के अंदर, ठीक है। मेल के जस्ट 2 टेस्ट थे, सीमन एनालिसिस टेस्ट और वेजोग्राम। जो फीमेल है उसके 5 टेस्ट हैं। पहला ओवुलेशन टेस्ट, ठीक है, ओवुलेशन के जरिए डिटेक्ट करना हिस्टोसेल्पिंजोग्राफी, ठीक है। उसके बाद ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट, हिस्टोसेल्पिंजोग्राफी की चीज़ है। उसके बाद हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद उसकी अल्ट्रासाउंड के जरिए, ठीक है, डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज के जरिए इसको इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। उसके बाद है काजेज ऑफ इनफर्टिलिटी, काजेज इन मेल, कि मेल के अंदर कौन कौन सी काजेज होती हैं, ऐसी जैसे काजेज मेल के अंदर हैं, ठीक है, इसी तरह फीमेल के अंदर भी फिजिकल काजेज, ऑर्गेनिक काजेज, सिस्टमेटिक काजेज, ये सारी काजेज जो हम लोग पढ़ेंगे मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी। तो सबसे पहले कौन सी काजेज है हमारे पास, फिजिकल काजेज। फिजिकल काजेज में क्या आ जाता है मेल के अंदर, मेल की हम फिजिकल काजेज जो है वो पढ़ रहे हैं, उसमें है सबसे पहले सीमन एबनॉर्मेलिटीज, ठीक है, एंड डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्रेटरी फंक्शंस ऑफ एक्सेसरी ऑर्गन्स, ठीक है, सीमन एबनॉर्मेलिटीज के बारे में और इसके जो है डिसऑर्डर्स हैं सेक्रेटरी फंक्शंस, उसको वो भी एक मेन फैक्टर है। उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर आ जाते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि हमारा जो इर्द गिर्द का माहौल है उसमें हीट हो गई, टॉक्सिन्स एंड केमिकल्स कैन रिड्यूस स्पर्म्स प्रोडक्शन इन मेल। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में ये चीज़ें आ जाती हैं, हीट, ठीक है, उसके बाद टॉक्सिन्स, उसके बाद केमिकल्स दैट कैन रिड्यूस और काज चेंजिंग इन सीमन, ठीक है, इन मेल। उसमें इनके हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है। उसके बाद देखिए एडिक्शंस हो गए, बहुत से जो है मेल वो एडिक्ट होते हैं जैसे कि अल्कोहलिक, स्मोक, कोकेन, ये सारी चीज़ें जो है इनके हार्मोनल चेंजेस लाती हैं इनकी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से जो सिक्रीशंस है वो सप्रेस हो जाती हैं
और स्पर्म्स की सिक्रीशन में चेंजेस आती हैं, तो ये भी इनफर्टिलिटी की एक वजह बनती है, ठीक है। उसके बाद हो गया साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, बहुत से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, उसमें क्या है स्ट्रेस, ठीक है, डिप्रेशंस, उसके बाद स्लीप डिसऑर्डर्स के बहुत उसकी नींद पूरी ना होना, ठीक है, उसके बाद ईटिंग डिसऑर्डर्स एंड एडिक्शंस, इसमें भी आ गया बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत डिप्रेशन है क्लाइंट को, ठीक है, तो उस वजह से भी क्योंकि लाइफ में कोई ऐसा बहुत सीरियस मसला चल रहा है, डिप्रेशन ऑल टाइम, ठीक है, स्ट्रेस की वजह से, तो इसमें भी जो है वो एक मेन वजह है इनफर्टिलिटी की, ठीक है। उसके बाद देखिए ये फिजिकल काजेज थी जो हम लोगों ने पढ़ी, उसके बाद क्या है ऑर्गेनिक काजेज, कि मेल के अंदर ऑर्गेनिक काजेज कौन सी होती हैं, ठीक है, कंजेनिटल एनोमलीज, जो कंजेनिटल एनोमलीज वाइड रेंज ऑफ एबनॉर्मलिटीज ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है, और फंक्शन दैट आर प्रेजेंट इन एट बर्थ एंड आर प्रीनेटल ओरिजिन, ठीक है, ये बर्थ के टाइम भी प्रेजेंट होते हैं, ये कंजेनिटल एनोमलीज होती हैं बॉडीज के अंदर। उसके बाद इन्फेक्शन सच एज एपिडिडमाइटिस, ठीक है, एपिडिडमाइटिस के अंदर वॉज डिफरेंस के अंदर इन्फेक्शन हो जाना, उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। उसके बाद है आफ्टर विजेक्टमी व्हेन रिकैनलाइजेशन इज डिजायर, ठीक है, ये हैं ऑर्गेनिक काजेज मेल के अंदर इनफर्टिलिटी की। उसके बाद सिस्टमेटिक काजेज जो हैं उसमें क्या है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, उसके बाद हेपेटाइटिस, ठीक है, HIV एड्स और सिफिलिस, सिफिलिस जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, HIV एड्स, ये सारी STDs की वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। उसके बाद लोकल इन्फेक्शन, किसी स्पेसिफिक जगह पे लोकल इन्फेक्शन जो है वो भी एक काजेज है इनफर्टिलिटी का, ठीक है। इसी तरह जो है ये हम लोगों ने मेल की पढ़ी कि मेल के अंदर कौन कौन सी काजेज, इसी तरह फीमेल के अंदर भी इनफर्टिलिटी की जो काजेज हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। इसके अंदर देखें फीमेल के अंदर ओवुलेटरी डिसऑर्डर्स ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस की वजह से उसका जो ओवुलेशन वो है वो डिस्टर्ब हो जाना, उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो इरेगुलर और ओवुलेशन डिस्टर्बेंस, ठीक है, इसमें आ जाता है। उसके बाद जनरल काजेज सच एज अ एज पे डिपेंड करता है, ओवर एज, ठीक है, उसमें कम एज 16 से कम, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में वही हम लोगों ने पहले भी पढ़ा, ठीक है, ही टॉक्सिन्स वगैरह, उसके अलावा साइकोलॉजिकल अगर देख लें डिप्रेशन, स्ट्रेस, ठीक है, स्लीप डिस्टर्बेंस, ये सारी इसमें आ जाता है। उसके अलावा एडिक्शंस वगैरह, ठीक है, बहुत सी फीमेल्स होती हैं वो भी एडिक्ट होती हैं अल्कोहल, स्मोकिंग वगैरह, ठीक है, इन सब की, तो ये भी इनफर्टिलिटी की एक वजह बनता है। उसके बाद हम लोग इसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे कि इसका ट्रीटमेंट, इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट क्या है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बाय हस्बैंड, इसका फर्स्ट जो ट्रीटमेंट है वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बाय हस्बैंड के है क्या, इज इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, ठीक है, मेथड यूज टू डिलीवर स्पर्म डायरेक्टली टू सर्विक्स, जो स्पर्म्स है वो डायरेक्टली सर्विक्स तक, यूट्रस तक, ठीक है, सर्विक्स और यूट्रस तक, इन दिस होप ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट। अगर इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के ज़रिए डायरेक्टली जो स्पर्म्स हैं वो यूट्रस सर्विक्स तक पहुँचाए जाए ताकि इस होप के साथ कि वो प्रेग्नेंट हो, ठीक है। उसके बाद है कि IVF, ये किसका ट्रीटमेंट है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसमें वेयर बोथ ट्यूब्स आर कोल्डेड, ये भी एक ऐसा ट्रीटमेंट है, इसके जरिए अब प्रोसीजर इन विच एग्स आर रिमूव्ड फ्रॉम वुमेन्स एवरी, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं इन IVF के जरिए आर्टिफिशियल विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसमें जो एग है उसको रिमूव किया जाता है वुमेन ओवरीज से, ठीक है, विथ स्पर्म्स आउटसाइड और उसको कंबाइन किया जाता है स्पर्म्स के साथ आउटसाइड द बॉडी, उसकी बॉडी से बाहर, ठीक है, टू फॉर्म एम्ब्रियो, ठीक है, तो उससे एम्ब्रियो बनता है। जो वुमेन है उसका जो एग है वो उसकी बॉडी से रिमूव करके, उसकी ओवरी से रिमूव करके आउटसाइड पे, ठीक है, स्पर्म्स के साथ उसे कंबाइन किया जाता है टू फॉर्म एम्ब्रियो बनाने के लिए, ठीक है, ये भी है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। उसके बाद है GIFT, ये भी एक ट्रीटमेंट है, इसमें क्या है गैमीट इंट्राफ्लोपियन ट्यूब्स, ठीक है, फ्लोपियन ट्रांसफर, इसमें क्या किया जाता है वेयर एट लीस्ट वन ट्यूब इज
इम्पोर्टेंट। ये जो है IVF, ये 3 स्टेप्स होते हैं इसमें, 3 स्टेप प्रोसीजर दैट इन विट्रो, यानी इसमें क्या होता है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं द एग्स कंबाइन विद स्पर्म्स एंड इमीडिएटली प्लेसिंग देम इनटू द फ्लोपियन ट्यूब्स, ठीक है, वेयर द एग इज फर्टिलाइज्ड। इसमें क्या किया जाता है, एग को रिमूव किया जाता है फ्लोपियन ट्यूब से, ठीक है, उसके बाद उससे स्पर्म्स के जरिए फर्टिलाइज किया जाता है, फर्टिलाइज करने के बाद दोबारा फ्लोपियन ट्यूब में इंटर कर दिया जाता है, वहाँ जहाँ पे उसकी इम्प्लांटेशन होती है, उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये 3 स्टेप प्रोसीजर होता है दैट इन्वॉल्व्स रिमूविंग द एग्स कंबाइन विद द स्पर्म्स एंड इमीडिएट प्लेसिंग देम इन द फ्लोपियन ट्यूब्स वेयर द एग इज फर्टिलाइज्ड, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद इसका जो आखिरी ट्रीटमेंट है वो क्या है, सर्जिकल रिकैनलाइजेशन। सर्जिकल रिकैनलाइजेशन की जाती है वास डिफरेंस की, ठीक है, मेल के अंदर एंड फ्लोपियन ट्यूब्स इन फीमेल में। ये इसका ट्रीटमेंट है। थैंक यू सो मच।